नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम आपके लिए पहले ला चुके थे। आज इसका पार्ट 2 है। इसका लेवल भी क्या रहेगा? इजी लेवल ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, ऑप्शन बी प्रूफ रेजिलेंस, ऑप्शन सी बल्क रेजिलेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? वो होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। एमओआर से डिनोट करते हैं इसको हम। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्सॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। वही है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। इसको एमओआर से डिनोट करते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सिग्मा स्क्वायर बाई 2e ना। मैक्सिमम एनर्जी जितनी कितनी एब्जॉर्व कर सकता है मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम विदाउट, बिना टूटे हुए, है ना, विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। वो क्या कहलाता है? हमारा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है। लिखने की तो जरूरत है नहीं आपको इसके। अगला क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए टाइप्स ऑफ लोडिंग, ऑप्शन बी टाइप्स ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस पे डिपेंड करती है? वो करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, है ना। जैसे ये क्या आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, ऐसा कुछ होता है वो आपका। वाई एक्सिस में स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, है ना। तो और आपको पता है कि O से लेकर A तक की क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। तो ये A पॉइंट मान लेते हैं, उसके आगे कुछ हल्का सा इलास्टिक लिमिट, फिर ये यील्ड पॉइंट वाला, फिर ये ऐसे करके आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ये स्ट्रेस ऊपर को, यहाँ से स्ट्रेन, और ये पॉइंट A मान लेते हैं इसको। ये A पॉइंट तक क्या होता है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। हुक्स लॉ वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो O से लेकर A तक क्या होती है? जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि टाइप ऑफ लोडिंग पे और टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड नहीं करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है। आपको पता है जो O से लेकर A तक की स्ट्रेट लाइन बनती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुक्स लॉ वैलिड जहाँ तक होता है, वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। तो बस वही पूछा गया आपसे। तो और तो इसमें ऐसे लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं, है ना। ये आपको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व O से लेकर A तक क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, द प्रूफ रेजिलेंस ऑफ अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज। अभी बात कर चुके हैं हम इसकी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस की। वही है, प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस के बारे में हम पार्ट 1 में आपसे बात कर चुके थे कि प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। मैक्सिमम एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट विदाउट डिफॉर्मिंग। ये क्या होता है? हमारा प्रूफ रेजिलेंस होता है ना। अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो हमारा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है विदाउट डिफॉर्मिंग, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रूफ रेजिलेंस कहलाता है। और प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? हमारा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है। अभी ऊपर बात कर चुके थे एमओआर की, है ना। एमओआर का फॉर्मूला भी हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। आपको पता है ना। जैसे चलो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। जैसे अभी हमने ऊपर ग्राफ में बात की थी, चलो ऊपर ही ग्राफ में या नीचे दोबारा बनाए, चलो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। इसको पेन अलग कर लेते हैं। ठीक है। ओ से लेकर, अब आपको पता है प्रूफ रेजिलेंस कहाँ तक होता है? इलास्टिक लिमिट तक होता है। तो यहाँ पे बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, वो ए पॉइंट तक तो प्रोपोर्शनल लिमिट थी, बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है। तो बी पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे, तो ये जो एरिया बनेगा, ये क्या कहलाता है? आपका मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है ना।
एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो यहाँ पे लिख भी लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट यानी कि पॉइंट बी तक, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है। तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हाफ, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 90 डिग्री ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो बेस बेस में स्ट्रेन स्ट्रेस, है ना। और आपको पता है कि हुक्स लॉ से क्या होता है हमारा, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा ना, हुक्स लॉ से स्ट्रेन स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, सिग्मा बाई ई, है ना। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा करके स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और हमारा जो, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का टैक इक्वल टू लगाते हैं तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है ना। तो यहाँ से हमारे ये आ गया। अब स्ट्रेन की वैल्यू आपको, स्ट्रेन और ये एक जैसा दिख रहे होंगे, ये स्ट्रेन है, ठीक है। अब इसको स्ट्रेन की जगह हम सिग्मा बाई ई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा बाई ई इंटू सिग्मा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई। यही हम ऊपर बात कर चुके थे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई फॉर्मूला होता है उसका, है ना। तो ऐसे करके आपका ये फॉर्मूला निकल जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई। कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ तक तो आपको। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट लोड विच अ स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड। कोई स्प्रिंग कितना ग्रेटेस्ट लोड कैरी कर सकती है विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड, बिना टूटे वो कितना लोड कैरी कर सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस, प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ स्ट्रेस या प्रूफ लोड। उसको क्या बोलते हैं, हम प्रूफ लोड बोलते हैं, है ना। स्टिफनेस तो आपको पता है क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। प्रूफ रेजिलेंस की हम बात कर चुके हैं। और अगर हम प्रूफ स्ट्रेस की बात करें, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, इस मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रूफ लोड। प्रूफ लोड में जितना, प्रूफ लोड के टाइम पे वो कितना स्ट्रेस ले रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। प्रूफ लोड क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट लोड विच स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड, हमारा प्रूफ लोड कहलाता है। तो प्रूफ स्ट्रेस लिखने की तो जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग when subjected to proof load, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। प्रूफ लोड हमारा आंसर हो गया, प्रूफ रेजिलेंस हम ऊपर पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोलन इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। मटेरियल को हम कितना यूनिफॉर्मली खींच के एक थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे हुए, उसको क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोलते हैं। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो लिख लेते हैं, मटेरियल कैन बी यूनिफॉर्मली एक्सटेंड इनटू अ थिन सीट। पतली सीट में हम उसको कन्वर्ट कर पाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम,
मैलिएबिलिटी बोलते हैं विदाउट रप्चर, बिना टूटे हुए। तो उसकी मैलिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करती है कि उसको कितना लंबा हम सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बार ऑफ एरिया 500 millimeter square is 4 meter long and carries a tensile load of 100 kilonewton. Determine the strain energy stored in a bar, और E की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार, है ना। तो आपको U की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेन एनर्जी को U से दिखाते हैं। U का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P² L/2E, ये आपने पढ़ा होगा। लोड की वैल्यू आपको दे रखी है 100 किलोमीटर न्यूटन, न्यूटन मीटर में निकालना है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लोड कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर है, P² हो गया, L कितना है हमारा 4 मीटर लॉन्ग है, तो 4 मीटर फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसको mm में, एक काम करते हैं इसको मीटर mm में कन्वर्ट कर देते हैं बाद में, क्योंकि बाकी चीज़ें जो mm में है तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक ही को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ mm हो जाएगा, 4 × 10⁻³ mm, ठीक है। अभी हमने न्यूटन में लिया है और mm में लिया है, ठीक है। 2 हो गया, एक एरिया हमें mm स्क्वायर में दे रखा है तो mm में ही रख रहे हैं हम, तो mm में कोई दिक्कत ही नहीं है, और E की वैल्यू भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी हमने क्या करा, इसको जो L की वैल्यू थी इसको mm में ले लिया। अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो न्यूटन mm में आएगी, ठीक है, फिर उसको आपको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, आप काट लेते हैं इसको 5 0 यहाँ पे, और ये 3 0 ये हो गए, 6 7 8 0 हो गए, ठीक है। एक काम करते हैं, 3 0 से 3 0 तो सीधे काट देते हैं, 500 दूनी 1000 हो जाएगा, यहाँ से 1000 तो सीधे कट गया, और 10⁵ है तो यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 0, यहाँ पे भी 3 0 है ना, 2 बच रहा है, 2 से भी काट लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, तो कितना बचा 2 × 10⁵, ये आपको याद रखना है, न्यूटन mm में निकाला है हमने। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 10⁻² यानी कि 200 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगर ये तो आपको तब करना है जब आपके पास टाइम है, दे रहा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या करना है, आपने देख लिया ऑप्शन, एक दो ऑप्शन ही ऐसे हैं जो ऐसे करके मतलब सेम सेम उसमें यूनिट में है, बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बाकी ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर हमारा जो आंसर आया वो 100 के टर्म में आया, 1000 आया, 10,000 आया, तब तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं कि आपने पी की वैल्यू रखी, इसको रखा, बाकी 0 0 कुछ नहीं देखना है आपने, इसको रखा, इसको रखा, फिर आपने यहाँ से 2 काट दिया, 2 5 10 ऐसे सीधे काट दिया, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में आ रही है तो सीधा आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपका टाइम कम है तब का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 1 के टर्म में या 10 के टर्म में आ रही है तब तो फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कि फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ही आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी डायरेक्टली आंसर भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। जैसे हम पहले भी क्लास में ये सीख चुके हैं, मैंने आपको दोबारा थोड़ा बता दिया है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी इन अ मेंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्ट्रेन, अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन्स एज वेल एज स्ट्रेस, अ फंक्शन ऑफ लोड ओनली। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, है ना, ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन एनर्जी का, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे शायद, है ना, P इंटू डेल्टा। और इसको हम ऐसे भी, ये वाला फॉर्मूला भी हम पिछले बार पढ़ चुके थे, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना, इसको ऐसे इसी से निकला है, PL/A, डेल्टा की वैल्यू PL/A रखेंगे और P की वैल्यू लोड पर यूनिट एरिया करके स्ट्रेस होता है, तो वहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है ना। निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खाली वेस्ट होगा, बाकी आप बोलेंगे तो
निकाल भी सकते हैं। निकालना है क्या? चलो निकाल ही लेते हैं। हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा होता है। पी की आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है हमारा, लोड पर यूनिट एरिया होता है। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए हो जाएगी, है ना। और डेल्टा पी एल अपॉन ए ही होता है, पी एल अपॉन ए ही होता है ये, एल अपॉन ए। फिर से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए हो जाएगी। एल की जगह एल ही रहेगा, ए की जगह ए ही रख लेते हैं। और ई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फिर तो। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू ई, ऐसे ई इंटू एप्सिलॉन। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से तो स्ट्रेस आ गया, यहाँ से इंटू स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेन रहेगा यहाँ पे। तो स्ट्रेन को हमने क्या करा, ऊपर पहुँचा दिया डायरेक्टली, एक और लाइन बढ़ानी है ना, स्ट्रेन को ऊपर पहुँचा दिया। अब सिग्मा ए से सिग्मा ए कट गया। अब आपका क्या बचा, हाफ इंटू स्ट्रेस बचा, स्ट्रेस ये वाला स्ट्रेस बचा, एक स्ट्रेन बचा, एक ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम बचा। तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इंटू वॉल्यूम हो गया, ए इंटू एल, है ना। तो ये ऐसे करके आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे फॉर्मूले में स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेन भी आ रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एज वेल एज स्ट्रेस। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी हमने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में ऊपर लास्ट क्लास में शायद पढ़ ही चुके थे। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है हमारी, वर्क डन बाय द लोड प्रोवाइडेड, है ना, जिसमें हमारी कोई ना ही एनर्जी ऐड करते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द लोड, ऐसा करके आपने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, डेंसिटी या डक्टिलिटी। अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। कितनी स्टेप है आपने पढ़ा, ऐसे सुना भी होगा ना, ऐसे कि जैसे कोई सामान है वो, मतलब जैसे कोई चीज़ है आपके पास, आप बोलते हैं ना कितनी स्टिफ है ये, कितना मतलब डिफॉर्मेशन से बचेगी ये, मतलब रेजिस्ट कर पाएगी डिफॉर्मेशन को, आप तोड़ेंगे तो टूटेगी नहीं। अब ऐसे तो बोलते हैं ना स्टिफ है। लोड स्टिफनेस का फॉर्मूला हम ऊपर ऑप्शन में पढ़ चुके थे ना, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस को के से दिखाते हैं हम। क्या होता है हमारा, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, के इक्वल टू पी वाई डेल्टा। बाकी तो ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, डक्टिलिटी, डेंसिटी, स्ट्रेंथ ये भी नीचे आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, a rectangular block of size 200 mm into 100 mm into 50 mm is subjected to a shear stress of 500 kg per centimeter square। ठीक हो गया। if the modulus of rigidity of a material is 1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, the strain energy stored will be। अब यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी पूछी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात हुई है, नॉर्मल स्ट्रेस की नहीं है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस के टर्म में हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, सेम ही फॉर्मूला है। वहाँ पे क्या था, सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन टू ई, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर वी अपॉन टू जी हो जाएगा। ई की जगह यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी की जगह क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, है ना, या शेयर मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं आप उसको। और वहाँ ऊपर सिग्मा स्क्वायर की जगह टाउ स्क्वायर हो जाएगा, सी स्ट्रेस आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई टू जी। अब केजी सेंटीमीटर में निकालना है ना, केजी सेंटीमीटर, सी एस टेस की वैल्यू तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 500 हो गया,
स्क्वायर कर लेंगे इसका, ठीक है, इनटू वॉल्यूम 200 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 20 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। में दे रखा था, वहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और 2 जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो और सही है, 1×10⁶, ठीक है। अब आपको काटना है, ठीक है। एक काम, 2 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो कट गए, 2 से ये भी कट गया। अब हमारा बचा पापचा 25 और 5, पापचा 25, 25 पंजे 125, तो आपका बचा 125 kg सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको यूनिट देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1000, 500, 125, 100 अलग अलग है, 1000 और 100 ही सेम है, फिर से वही वाली बात आ जाएगी। बाकी यहाँ तो कैलकुलेशन में दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि सब kg सेंटीमीटर में ही दे रखा था, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। 6 जीरो से 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो उठ के 5 बचा, स्क्वायर है, बचा 25 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 2 से 2 तो कट ही चुका था। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इलास्टिक मटेरियल हैविंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E, shear modulus G and bulk modulus K, which of the following can possibly be true, ठीक है। G इक्वल टू 2K, E इक्वल टू K, E इक्वल टू G, इलास्टिक मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, अच्छा ठीक है। कौन सा पॉसिबल है इनमें, इन जो 3 टर्म दे रखे हैं इनमें से कौन सी चीज़ पॉसिबल है, ये तो म्यू पर डिपेंड करेगा, यानी कि पॉइसन रेशियो पर डिपेंड करेगा, है ना। तो आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, हमने लास्ट क्लास में भी आपको ये फॉर्मूले याद कराए थे। E इक्वल टू क्या होता है, 2G 1 + म्यू, और क्या होता है E इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। तो वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम एक एक करके निकाल ही लेते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और आपको पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 0.5 तक होती है पॉइसन रेशियो की वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए। तो ई की, ठीक है, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, पहली वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। पहला हमारा है ई इक्वल टू, पहले इसको ले लेते हैं, पहले वाले ई इक्वल टू के को रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें रखेंगे ई इक्वल टू के, तो ई हो गया, के की जगह ई रख देंगे तो 3 हो गया, 1 - 2 में हो गया, ई से ई तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया, इसको भी खोल देते हैं, चलो अंदर ही खोल देते हैं, 3 - 3 दूनी 6, 6 में हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ तक तो। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 - 3 हो जाएगा, -2 हो गया, -6 में हो गया, यानी कि 6 - 6 में हो गया, ये कट जाएगा, 6 से म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 तक होती है, तो 1/3 हो सकती है, ये तो हमारा सही है, ये पहला हमारा निकल चुका है, ऑप्शन बी तो हमारा आ चुका है। अब एक काम करते हैं, अगला भी रख के देख लेते हैं, ई इक्वल टू जी रख लेते हैं इस बार, ठीक है। ई इक्वल टू जी रखेंगे तो पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे, ई इक्वल टू 2G की जगह ई रख लेते हैं, 1 + म्यू, ई से ई तो कट गया, 1 इक्वल टू 2 + 2 म्यू हो गया, तो इधर को आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2 म्यू, म्यू की वैल्यू क्या जाएगी, -0.5 हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है। अगला एक बार ये भी रख लेते हैं, G इक्वल टू 2 के, अगर G इक्वल टू 2 के रखेंगे तो फिर दोनों इक्वेशन रखनी पड़ेंगी ना उसमें, तो हमें
ठीक है, इसको रख लेते हैं जी इक्वल टू 2k, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या थी, 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, है ना। g इक्वल टू 2k था, तो g की जगह 2k रख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 1 प्लस म्यू ही रहेगा, ये 3k 1 माइनस म्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसको चलो खोल ही लेते हैं, k से तो k कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 4 प्लस 4 म्यू 3 माइनस 3 म्यू। अब ये इधर जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर, और इधर क्या जाएगा, 4 5 6 7, 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है, नहीं, ओके, 2g 1 प्लस म्यू 1 माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। सही कर रहे हैं ना हम। ठीक है, ये हो गया, 6 4 10 हो गया, तो माइनस 10 म्यू हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/10 हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर म्यू के हिसाब से एक ऑप्शन बी इक्वल टू के वैलिड होता है हमारा, और हमारा और क्या वैलिड होता है, जी इक्वल टू के। अगर आप जी इक्वल टू के भी रखेंगे, वो भी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ छोटे से कोने में। हमने पढ़ा है ना, 2g 1 प्लस म्यू, जी की जगह के रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k 1 प्लस म्यू हो जाएगा, और 3k 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू, और के से तो के कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 माइनस 6 म्यू। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 माइनस 2 -1 हो जाएगा, उधर ये इधर जाके माइनस चले जाएगा, 6 7 8, है ना, -8 में हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल होता है, 0.25 भी हो सकता है। तो हमारी ये दोनों वैल्यू पॉसिबली ट्रू होती हैं, इक्वल टू के भी हो सकता है और जी इक्वल टू के भी हो सकता है। के दोनों के बराबर हो सकता है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। के किसके बराबर भी हो सकता है, ई के बराबर भी हो सकता है और जी के बराबर भी हो सकता है। ये तो गलत लिख लिया मैंने, ऐसे तो फिर अलग अलग टर्म में है, ठीक है, क्योंकि फिर सेम में तो ई इक्वल टू जी भी मान सकते हैं फिर आप ऐसे तो, है ना। ये अलग पॉइजन रेशियो के लिए, ये अलग पॉइजन रेशियो के लिए, तो ई इक्वल टू और जी कभी नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, if the temperature of rod of length L is increased by T degree Celsius, whose coefficient of linear expansion is alpha and Young's modulus E, then free expansion of the rod due to increase in temperature is given by alpha TEL, alpha TL, alpha TE, alpha TE 2L। तो किसके बराबर होता है, हमने ऐसे जैसे हम डेल्टा एल की बात करें, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हमने रोका नहीं है उसको बार को फैलने से, तो हमारा डेल्टा एल किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ किसके बराबर होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। यहाँ पे डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो हमारी इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड लेंथ एल लेंथ है इज इंक्रीज बाई टी डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर ऑफ रॉड है वो टी डिग्री सेल्सियस चेंज होता है या इंक्रीज होता है, तो हमारा टी की जगह वहाँ पे डेल्टा टी की जगह टी हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आएगा, अल्फा टी एल, ये हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a perfectly brittle fracture will have a crack propagation direction that is at the loading and to the loading direction.
sorry, a perfectly brittle fracture will have a crack propagation direction, अच्छा, that is add to the loading direction. Okay, brittle fracture की जो क्रैक आते हैं हमारे, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो आपको पता है जो हमारा ब्रिटल फ्रैक्चर होता है वो कैसा होता है? ऐसे ये कोई बार मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है? ब्रिटल फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर। तो ये किसके 90 डिग्री पे होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के, है ना, 90 डिग्री है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के जो क्रैक आता है, जो फेलियर प्लेन, लिख लेते हैं, फेलियर प्लेन एट 90 डिग्री विथ longitudinal direction, longitudinal डायरेक्शन। तो अगर हम उसकी बात करें डक्टाइल फेलियर की, तो डक्टाइल फेलियर क्या होता है हमारा? कुछ ऐसे होता है, 45 डिग्री पे होता है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कुछ ऐसे करके, चलो ऐसे करके रख लेते हैं उसको। और ये 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री पे होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के 45 डिग्री जो फेलियर प्लेन होता है। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं? कपकोन फेलियर भी बोलते हैं, कपकोन फेलियर भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से फेलियर को कपकोन फेलियर बोला जाता है, उसको डक्टाइल फेलियर है 45 डिग्री वाला। ब्रिटल फेलियर हमारा 90 डिग्री और जो डक्टाइल फेलियर तुम्हारा 45 डिग्री। तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटल फ्रैक्चर के बारे में पूछा गया था। मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इट्स पॉइजन रेशियो विल बी। अगर मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होगी हमारी? वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, लेकिन हम इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है ना। चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म जीरो हो चुकी है। और हमारा म्यू की वैल्यू क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाई लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ई वाई नहीं, सॉरी, एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन एक्स। स्ट्रेन है ना, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, है ना। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आपको पता है, एक और चीज़ पता है, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू अगर हमें दूसरे, मतलब जैसे हमें एक्स एक्सिस में निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में निकालना है, तो क्या होता है हमारा? माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। वाई के उसमें निकालना है और एक्स के उसमें करना है, तो माइनस म्यू हो जाएगा दूसरे के उसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले में ना, ये आपने पढ़ा होगा। एप्सिलॉन जेड की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस म्यू एक्स के टर्म में भी, तीन उसमें जो है 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड ऐसे करके 90 डिग्री में तीनों। यहाँ पे 2D में तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में, मतलब तीनों 90 डिग्री में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस म्यू हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में भी जेड क्या होता है? माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई होता। जैसे एप्सिलॉन वाई माइनस जेड के टर्म में क्या होता है? माइनस म्यू एप्सिलॉन जेड होता। ये आप पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर भी हुआ है, हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे तो इसको। बाकी इतना अभी डीप जाएंगे तो फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें, एप्सिलॉन वी निकालें, तो आपको पता है तीनों का लेते हैं, तीनों डायरेक्शन में लेते हैं, एक्स वाई और एप्सिलॉन जेड, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड। और एक्स के टर्म में ही रखते हैं कि हमने दोनों ऊपर वाले एक्स के टर्म में ही कन्वर्ट करें। माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स।
तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स तो कॉमन आ जाएगा और ये 1 हो गया, यहाँ पे -2 म्यू था, -2 म्यू हो गया। और हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हमारा 0 है, क्योंकि हमारा चेंज इन वॉल्यूम 0 था, इनकम्प्रेसिबल था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 2 म्यू इक्वल टू 0 हो गया। और तो म्यू की वैल्यू 2 में इक्वल टू 1 हो गया, म्यू इक्वल टू क्या हो गया 1/2, 1/2 या 0.5। तो हमारा म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना लंबा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने ये तो आपको समझाने के उससे बताया कि ये चीज़ अगर आपको नहीं भी पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी रख सकते हैं, यहीं से आप रख सकते हैं, है ना। 1 - 2 म्यू करके 1 - 2 म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से म्यू इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ मटेरियल which can be drawn into a fine wires is known as brittle material, malleable material, ductile material या soft material। फाइन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं मटेरियल को, तो यानी कि वो डक्टाइल मटेरियल है ना, बिना टूटे खींच जाए वापस उसी पोजीशन में। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को हम पढ़ते हैं ना, मतलब कि डक्टाइल मटेरियल यानी कि बहुत इलोंगेट कर दें हम बिना टूटे हुए उसको, तो वो डक्टाइल मटेरियल है नॉर्मल भाषा में। तो अगर हम वैसे बात करें टेक्निकल टर्म में, तो आप बोलते हैं कि उसको कि कितना लॉन्गिट्यूडनली खींच सकते हैं, मतलब उसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होते जाएगा और जो लंबाई है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में वो बढ़ते जाएगा। और जब हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, है ना, जैसे कोई बार है, इसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाई, तो इसको खींचते रहे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बढ़ जाएगा, ये बढ़ते रहेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है बिना टूटे हुए, तो यानी कि ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। फाइन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम इसको, तो वही पूछा गया था, तो हमारा डक्टाइल मटेरियल हो गया। बाकी आपको डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिख के दिखाऊँ बताऊँगा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है उसका, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द 2 times linear 2 times द शेयर 3 times द लीनियर 3 times द शेयर। स्ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, तो अगर हम चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या होता है, तीनों, मतलब अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे स्ट्रेस के टर्म में देख लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, तीनों उसमें हो गया, डिवाइडेड बाई ई 1 - 2 म्यू। ये आपने पढ़ा होगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला भी याद है तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर हमारा मटेरियल क्या है, होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, तो हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू बराबर होगी। सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, और इसको हम सिग्मा मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 म्यू। ये फॉर्मूला भी वैसे आपको पता होता है कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं, आपने ये फॉर्मूला काफ़ी बार पढ़ा होगा, 3 सिग्मा बाई इंटू 1 - 2 म्यू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। लेकिन मैंने आपको कैसे आया वो भी बता दिया है। और आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रेस को क्या कहते हैं, स्ट्रेन के टर्म में निकालना है, तो स्ट्रेस आपको पता है हुक्स लॉ से क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हम ऊपर पढ़ चुके थे, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी आ जाता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सिग्मा निकालना है, ई, ठीक है। तो एप्सिलॉन वाई की जगह अगर 1 - 2 म्यू को रहने दें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 3 सिग्मा बाई ई हो जाएगा, है ना। और
यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम ई रख सकते हैं, ई इंटू एप्सिलॉन रख सकते हैं, ई से ई कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 इंटू एप्सिलॉन बचेगा, ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा ना, समझ पा रहे हैं ना आप। यहाँ पे 3 सिग्मा बाई ई था, सिग्मा की जगह हमने क्या रहा ई इंटू एप्सिलॉन रखा डिवाइडेड बाई ई से ई कट गया, 3 एप्सिलॉन बचा। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन, ये कौन सा हमारा लीनियर स्ट्रेन है ना, शेयर स्ट्रेन तो है नहीं, तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, वैसे आपको पता है कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात होगी तो 3 टाइम्स में ही रहती है ज़्यादातर चीज़ें, बाकी मैंने आपको उसका वो बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर। ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी स्टिफनेस, ऑप्शन सी फॉर्मेबिलिटी, ऑप्शन डी टफनेस, है ना। विदाउट फेलियर, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है ना। लोड ऐसे हमने आपने पढ़ा होगा ना कि लोड रिमूवल के बाद मतलब जैसे आपने किसी चीज़ में लोड लगाया उसके बाद भी वो उसी शेप में आप आ जा रहा है तो वो इलास्टिक है, अगर वो उस शेप में नहीं आ पा रहा है तो प्लास्टिक है। तो वही पूछा गया है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, आ गया है उसमें। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया है, वो वापस उसी शेप में आ गया है तो इलास्टिसिटी होती है। अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया विदाउट फेलियर, ठीक है, फेल हुए बिना, तो वो क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी कहलाएगी। क्योंकि आपने जब प्लास्टिसिटी की क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो आप ये पढ़ते हैं ना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, है ना। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है, डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर, ये हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। अगर वो वापस लोड लगाया आपने उसके बाद उसी शेप में आ गया तो वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे आपने लोड लगाया फिर लोड रिमूव किया, लोड रिमूवल के टाइम वापस उसी शेप में आ गया, है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका इलास्टिसिटी कहलाता है। अगर लोड रिमूवल के बाद उस शेप में नहीं आया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो प्लास्टिसिटी कहलाता है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, आपने बचपन में भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस या टफनेस। तो वो क्या कहलाती है, हमारी टफनेस कहलाती है। टफनेस की भी इक्वेशन फॉर्मूला डेफिनेशन यही होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टफनेस, है ना, आपने पढ़ा होगा ये, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब absorb large amount of energy during plastic deformation, is called toughness, है ना, ये आपने पढ़ा है। कितने, तो हमारा क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसके हमने फॉर्मूले बनाए, आपके क्वेश्चन बनाए हैं। वैसे ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, PYQ ही हैं। एक क्वेश्चन है शायद जो PYQ नहीं है, बाकी जितने आपके क्वेश्चन हैं वो सारे PYQ ही हैं आज की क्लास में। तो शेयर स्ट्रेस इज डेस स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, प्रूफ स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो ये भी बच्चों वाला सवाल है, शेयर स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, टेंजेंशियली एक्ट करता है ना सरफेस ऑफ मटेरियल के, जैसे यहाँ पे कोई
ये कोई वो है, यहाँ पे ऐसे करके आपने इधर को 2 लोड लगाया ऐसे करके, यहाँ पे आपने इधर को लोड लगाया, तो इधर को क्या है हमारा शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, तो टेंजेंशियली एक्ट करता है ना यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, ऐसे करके आपने बचपन में पढ़ा है, तो इसको ऐसे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। आपने इधर को धक्का लगाया, इसको यहाँ पे पुश किया, तो शियर स्ट्रेस किधर को एक्ट करेगा, इधर को एक्ट करेगा, तो टेंजेंशियली एक्ट करता है। वही पूछा गया था, शियर स्ट्रेस हो जाए टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, अ ग्लास रॉड हैविंग अ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ 90 GPa गीगा पास्कल में दे रखा है एंड पॉइजन रेशियो इज 0.2 विल हैव इट्स बल्क मॉड्यूलस इन जीपीए यानी कि गीगा पास्कल में ही निकालना है, इलास्टिक मॉड्यूलस भी आपको गीगा पास्कल में ही दे रखा है, तो ये तो आपने फॉर्मूले पढ़ ही चुके हैं। बल्क मॉड्यूलस निकालना है यानी कि के वाला टर्म निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या होता है 3k1 - 2 म्यू, 3k1 - 2 म्यू, और के की वैल्यू तो निकालनी है, ई की वैल्यू 90 दे रखी है, 1 माइनस पॉइजन रेशियो 2 म्यू यानी कि 0.2 था, 2 दूनी 4, 0.4 हो गया, ये 0.6 हो गया, 6×3 = 18 यानी कि 1.8 के हो गया इंटू 90 हो गया, 90 डिवाइड बाई 1.8 करेंगे तो के हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं 900 डिवाइड बाई 18×5 = 90, 50 हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात भी नहीं है, गीगा पास्कल में है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस आर रेडियंस पर यूनिट रोटेशन, मोमेंट पर यूनिट रोटेशन, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, एक्सटेंशन पर यूनिट फोर्स। तो आपको पता है मोमेंट रिक्वायर पर यूनिट रोटेशन क्या कहलाता है हमारा, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट रोटेशन, यानी कि आप बात करेंगे m/थीटा, और अगर आप m/थीटा निकालेंगे तो क्या होता है EI/L के बराबर होता है ना, तो यही क्या कहलाता है हमारा m/थीटा, क्या कहलाता है हमारा फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट इन्वेस्टिगेशन और सरफेस एब्रेशन इज टर्म्ड एज हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी या मैलिबिलिटी। सरफेस एब्रेशन की बात करिए, रेजिस्ट सरफेस एब्रेशन, वो क्या कहलाता है हमारा हार्डनेस कहलाता है। टफनेस की हम बात कर चुके हैं, डक्टिलिटी की, मैलिबिलिटी, तीनों तो बात कर चुके हैं हम पहले। हार्डनेस क्या कहलाता है हमारा एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैच भी बोल सकते हैं, जितना आप खींचेंगे ना ऐसे नाखून से रगड़ेंगे उसको रेजिस्ट कर पा रहा है तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा ऐसी निकालते हैं ना, हार्डनेस नाखून से खुरच के भी देख सकते हैं आप किसी की हार्डनेस ऐसे कितना हार्ड है नहीं है। एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैच और सरफेस एब्रेशन, ये हमारा हार्डनेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज ऑन स्टैंडर्ड गेज ऑफ माइल्ड स्टील इज 32%, 25%, 20% या 23%। तो मिनिमम इलोंगेशन स्टैंडर्ड गेज माइल्ड स्टील के कितना होता है 23% होता है ना, इसमें तो ऐसे कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल at all points is it is said to be homogeneous, isotropic, elastic या ductile।
तो आपसे पूछा गया जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिकल हैं कहाँ पे, हर पॉइंट्स पे। पॉइंट की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा होमोजीनियस कहलाता है। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है हर डायरेक्शन में तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोट्रोपिक कहलाता है ना। ये हम लास्ट आइसोट्रोपिक वाला तो शायद लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके थे हम। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज at any point is called homogeneous. और अगर हम सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी डायरेक्शन, वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोट्रोपिक कहलाता है। चलो वो भी लिख लेते हैं। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। आपको पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होंगी। एक्चुअली मैं अभी दीदी के वहाँ आया हूँ ना, तो कुछ दिनों के लिए, तभी आपकी थोड़ी क्लास भी देर में हुई। तो पीछे थोड़ा हल्ला हो रहा है, बट मैंने कहा आपकी क्लास ले लेते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल्स इज देयर नो चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन? सॉफ्ट मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स या वॉइड मटेरियल? तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नो चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपको पता है ना डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ज़्यादा इलोंगेट कर सकते हैं ब्रिटल मटेरियल से, जबकि ब्रिटल मटेरियल कम इलोंगेट होते हैं, टूट जाते हैं ना पहले ब्रिटल मटेरियल। तो जो स्ट्रेन रप्चर के टाइम पे जो स्ट्रेन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो वही आपसे पूछा गया है, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। लिख लेते हैं इसको ताकि आपको याद रहे। जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं ये टूटने से पहले क्या होते हैं, स्ट्रेन इसमें बहुत कम आता है डक्टाइल मटेरियल की तुलना में। स्ट्रेन एट रप्चर इज मच स्मॉलर देन डक्टाइल मटेरियल। वो क्या कहलाते हैं हमारे, तो हमारा ऑप्शन सी ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि जो हमारे डक्टाइल मटेरियल ना, वो आपको पता है डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ज़्यादा इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं ऐसे। तो और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वन दैट हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट इज रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या पिग स्टील? तो आपको पता है सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है, रॉट आयरन में होता है। तो रॉट आयरन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रॉट आयरन की बात करें तो इसमें 0.1% से भी कम कार्बन कंटेंट होता है ना, ये आपको पता है। अगर हम पिग आयरन की बात करें, पिग स्टील की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन सॉरी कार्बन कंटेंट होता है, 3 से 3.5% भी बोल सकते हैं, 3 से 4.5% भी बोल सकते हैं, इतना होता है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें 2% से तो ज़्यादा ही होता है, 2 से 4, 4.5 तक भी पहुँच जाता है ना। और जबकि रॉट है माइल्ड स्टील की, अगर हम बात करें स्टील की बात करें तो 0.1 से, ये केवल स्टील की बात हो रही है, ठीक है, माइल्ड स्टील की बात नहीं हो रही है, स्टील की बात हो रही है। 0.1 से 2% तक क्या होता है, स्टील में होता है। तो रॉट आयरन में ही सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, 0.1% से भी कम, 0.02 से 0.04 ऐसे कुछ रहता है नॉर्मली वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे टोटल 2 क्लास में। अब बाकी हम किसी और सब्जेक्ट को लेके आएंगे। आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।